भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बार नाला विधानसभा में सबसे गंदी राजनीति करने का काम किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या झारखंड के आदर्श विधानसभा अध्यक्ष रहे रविंद्रनाथ महतो जी को इस बार के विधानसभा चुनाव में हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई साजिश रची थी। क्या वह साजिश काम आई थी? क्या वह साजिश फेल हुई या फिर सक्सेस हो पाई? आगे हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, नाला विधानसभा में इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव मैदान में 17 प्रत्याशी जो है कि चुनाव मैदान में थे, लेकिन जीतना तो था किसी एक को। और नाला विधानसभा में जो टक्कर होती है वह मुख्य रूप से दो ही दलों के बीच होती है, एक भारतीय जनता पार्टी तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरी। दोनों पार्टी के बीच जो है कि कड़ी मुकाबला होती है, कांटे की टक्कर होती है। आपको बता दें, 2019 का विधानसभा चुनाव देखेंगे या फिर 2014 का देखेंगे या फिर 2009, 2005, 2000 का आप चुनाव रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टक्कर चलता है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में। लेकिन इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ वो काफ़ी रोमांचक चुनाव था। इसमें लोग पहले से ही समझ गए थे कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतेगा और हुआ भी ऐसा ही। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 10,483 वोट से जो है कि चुनाव जीत भी गए। रविंद्रनाथ महतो की जो है कि बड़ी जीत मिली। इस तरह का आंकड़ा जो है कि नाला विधानसभा में इससे पहले चुनाव में नहीं देखा गया था। लोग पहले से भी अंदाज़ कर लिए थे, तरह तरह की बातें हो रही थी कि हाँ, इस बार रविंद्रनाथ महतो जी आराम से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे थे और कार्यकर्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन और रविंद्रनाथ महतो के विकास कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। अब इसी को देखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पीकर रहे रविंद्रनाथ महतो को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। राजनीतिक माध्यम से हराने के लिए एड़ी चोटी एक करना ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि चुनाव में इस बार हम ही जीते। इस बार क्या, हर बार हम ही जीते, हर कोई चाहेगा। लेकिन गंदी राजनीति अगर करे तो ये फिर कतई उचित नहीं है। और ऐसी गंदी राजनीति नाला विधानसभा में कहीं न कहीं देखने को मिला तो स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन अब खंगालेंगे, अगर जांच पड़ताल करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बार नाला विधानसभा में सबसे गंदी राजनीति करने का काम किया गया है। अगर इसकी जांच हो जाए तो 100% जो है कि इसका पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है? आगे हम बताएंगे आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी ऐसी गंदी राजनीति करने का प्रयास किया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आप जांच करेंगे तो 100% आप यही पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नाला विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को हराने के लिए गंदी राजनीति करने का प्रयास किया गया है। कहने में बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें, रविंद्रनाथ महतो को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नाला विधानसभा में प्रवेश किए, नाला विधानसभा में सभा किए
लेकिन किसी की एक भी ना चली। कुछ ऐसे नेता भी थे जो नाला विधानसभा में हिंदू मुस्लिम करने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। आपको बता दें, झारखंड एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर जात पात नहीं चलतो, यहाँ पर सिर्फ विकास की राजनीति चलतो, और उसमें से नाला भी पीछे नहीं है। नाला की जनता भी विकास की राजनीति पर भरोसा करती है, जात पात वाली राजनीति पर भरोसा नहीं करती है। हालांकि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि कौन नेता जात पात हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। शायद यहाँ के माहौल को देखा होगा, इसलिए शायद उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं किया होगा। ये बखूबी आप लोग समझ गए होंगे आखिर मैं किन के लिए बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना ज़रूरी समझता हूँ। अरे भाई, राजनीति करो, जात पात हिंदू मुस्लिम ये सब क्या रखा है? सब विकास की राजनीति करो, मुद्दे की राजनीति करो। मैं कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ भी खबर रहती है तो मैं इसको भी परोसने का काम करता हूँ, लेकिन ये सब क्या आदत है? झारखंड ये सब जात पात हिंदू मुस्लिम ये सब क्या राजनीति है? कटोगे बटोगे फटोगे, क्या है सब? अरे कटना भी नहीं चाहिए, बटना भी नहीं चाहिए, सबको तो एक रहना चाहिए और सेफ रहना चाहिए। क्या है सब कटोगे बटोगे? अरे भाई, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के रहना है और देश को आगे बढ़ाना है। ये झारखंड है, यहाँ पर ये सब नहीं चलतो, यहाँ पर सब एक चलतो, यहाँ पर सब एक होकर रहना पसंद करते हैं। लोगों को अपने अपने काम से मतलब है। ये सब हिंदू मुस्लिम जात पात ये सब से कोई मतलब नहीं है। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही झारखंड और नाला में, इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा। यहाँ के हिंदू और मुस्लिम को आप देखेंगे तो एक साथ रहने का काम करते हैं, बिजनेस भी करने का काम करते हैं, टहलने का भी काम करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में भी शिरकत होने का काम करते हैं। तो खैर, ये सब अलग बात है। अपनी दुकान चलाने के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकती हो, अलग बात है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। विकास की राजनीति होना चाहिए, मुद्दे की राजनीति होना चाहिए। अब हम आपको बता दें, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को हराने के लिए कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नाला विधानसभा में सभाएं चलाई गई, लेकिन इस सभा का असर नहीं हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आए, यहाँ पर सभा किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा आए, जिसका हेलीकॉप्टर का लैंड जो महेशपुर में हुआ, जो कि नाला विधानसभा में एक जगह महेशपुर है। इसके बाद कंटिन्यू 3 दिन लगातार सभाएं चलाई गई भारतीय जनता पार्टी के, और बाहर से नेताओं का आगमन होने लगा। सबसे पहले आए मिथुन चक्रवर्ती, फिल्म के फ्लॉप मास्टर, जिसका एक भी फिल्म हिट नहीं होता है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो फिल्म का फ्लॉप मास्टर आया है, जिस तरह से उनकी फिल्म फ्लॉप होती रहती है, इसी तरह इसकी जो सभा हुई थी वो आने वाले चुनाव परिणाम के दिन कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो आए, वो भी सभा किए। जब मैंने इसका जांच पड़ताल किया कि क्या वाकई लोग सच में मिथुन चक्रवर्ती को सुनने के लिए गए थे, क्या उनकी बातों को अपने दिल में बैठाने के लिए गए थे, मैंने उसी जगह यानी कि नाला विधानसभा अंतर्गत नतुंडी के अगल बगल गाँव मैंने घूमा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में घूमा। तो जब मैंने घूमा तो पाया क्या कि लोगों का कहना है कि भाई वोट तो हम लोग को जेएमएम में करना है, हम लोग मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए गए थे, क्योंकि उनको पर्दे में देख रहे थे। अब वो जब सामने आए तो वो देखने के लिए गए थे कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती जी कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके कलाकारी के लिए जो है कि लोग मतलब उनको देखने के लिए गए थे, राजनीतिक तौर पर या फिर वोट करने के उद्देश्य से उन्हें देखने के लिए नहीं गए थे। यानी उसकी जो सभा थी वो पूर्ण रूप से सुपर डुपर फ्लॉप। उनकी सभा
जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक साबित नहीं हुआ। और इसी को कहीं न कहीं देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी समझ गया था कि ये तो मिथुन चक्रवर्ती, ये तो कलाकार हैं, ये इसमें तो भीड़ होना स्वाभाविक है, देखते हैं किसी नेता को लाते हैं। ठीक उसी दूसरे दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छे नेता है, काफ़ी सम्मानित नेता है, मैं भी उनको दिल से काफ़ी पसंद करता हूँ, बहुत अच्छे नेता हैं। हमको लगता है कि नड्डा जी भी सोचे होंगे कि आखिर मैं आया तो आया, किसके प्रोग्राम में आया और कहाँ आया। जब नड्डा जी का प्रोग्राम हुआ तो मुश्किल से 2-3 हज़ार आदमी उस प्रोग्राम में पहुँचे थे। हालांकि मैंने 4-5 हज़ार बता दिया था, 4-5 हज़ार नहीं था। बाद में जब मैंने उसको तह तक पहुँचने का प्रयास किया तो उसमें हमने यही पाया कि मुश्किल से लगभग 3 हज़ार की संख्या में लोग जो है कि वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं नड्डा सर भी कहीं न कहीं कोसते गए होंगे कि आखिर मैंने आया तो किसके प्रोग्राम में आया। अब जब नड्डा सर के प्रोग्राम में भीड़ नहीं हुई तो ठीक तीसरे दिन यानी कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बागडेहरी में सभा हुआ। और बागडेहरी में जो सभाएं हुई उसमें आपको बता दें, जो कल्पना सोरेन का वहाँ पर सभा हुई थी, जो कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित की थी, तो उसका आधा भीड़ देखा गया था। जब कल्पना सोरेन आई थी तो पैर रखने का वहाँ जगह नहीं था। एक गांव है चौदरडी और उससे पहले एक चंदोपड़ा जगह है, वहाँ से वाहनों की लाइनें लगी थी, यानी कि लोगों के प्रवेश होने में या फिर निकलने में असंभव था। वहीं योगी आदित्यनाथ जी के प्रोग्राम में आराम से उतना कोई भीड़ भाड़ नहीं था। हाँ, भीड़ था लेकिन उतना नहीं था जितना कल्पना सोरेन का था। कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में लगभग 50,000 की संख्या में लोग पहुँचे थे और ये भीड़ वाकई रियल भीड़ थी। और योगी आदित्यनाथ जी के प्रोग्राम में लगभग 15 से 20 हज़ार की भीड़ थी। इसमें से भी जो है दुबराजपुर विधानसभा, जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में है, वहाँ से भी जो है कि काफ़ी संख्या में लोग योगी आदित्यनाथ जी को सुनने आए हुए थे। तो इस तरह से भी अंदाज़ा लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ था कि नाला विधानसभा में क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, राष्ट्र संवाद को एक भनक लग गई थी कि भारतीय जनता पार्टी नाला में कुछ खेला करने वाली है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला भी रहे थे कि नाला में खेला होवे, लेकिन मैंने उन लोगों को कह रहे थे कि भाई कोई खेला नहीं होने वाला है। खेला कब होता है? जो आपस में जब दो प्लेयर बराबर होता है तब ही खेल होता है। अब ज़िंदगी में कोई वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा है, वो कि स्पीकर को कैसे हराएगा? ये गजब बात है यार। तो क्या हुआ, लगभग 16 तारीख से 16 नवंबर से 16 नवंबर के पहले तो भाजपा का इतना स्थिति ख़राब था कि भाजपा 40,000 वोट से हारने की स्थिति में थी। और मैंने पहले बताया था कि 25,000 वोट से जो है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में हारेगी। फिर अंतिम एग्जिट पोल जब मैंने दिया उसमें मैंने बताया था कि 10,000 वोट से रविंद्रनाथ महतो जी जीतेंगे। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, 10,483 वोट से रविंद्रनाथ महतो जी जीत गए। और इंडिया गठबंधन की जो सीटें मैंने बताया था उसमें बताया था मैंने 58 सीट, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 56 सीट इंडिया गठबंधन ने लाया। संथाल परगना में भी मैंने वही कहा था कि 2 सीट भारतीय जनता पार्टी लाएगी, 3 ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती है, जो कि सारठ के लिए अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। उसको मैंने संदेह पे रख दिया था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हुआ भी कुछ वैसा ही।
2 ही सीट जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, सारठ भी हार गई। अब भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जो राजनीति थी नाला विधानसभा में, वो तो ठीक थी। पार्टी का आना, पार्टी के नेताओं का आना, पार्टी के शीर्ष नेताओं का आना, पार्टी के केंद्रीय नेताओं का आना और आकर के सभाएं करना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये ठीक है। लेकिन इसमें एक बात जो सामने आई है, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसकी मैं पुष्टि भी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, इसकी अगर जांच होती है तो 100% यानी 100% इस बात में यही सच्चाई होगी जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये मेरा पूरा अनुमान है। इसकी अगर जांच हो जाए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्या बात है जिसको लेकर मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति करने का प्रयास किया नाला में? आप लोग के मन में भी तब से यही बात शायद उठ रहा होगा कि आखिर कौन सा काम, कौन सी गलत राजनीति, कौन सी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नाला विधानसभा में करने का प्रयास किया है। सुनेंगे तो आप आश्चर्य होंगे, हैरान होंगे। आपको लगेगा कि क्या पार्टी चुनाव जीतने के लिए इस हद तक भी जा सकती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ रहे थे, इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष जो कि केंद्रीय नेतृत्व, वो घबरा गई थी कि फिर नाला में आखिर क्या होगा। स्पीकर को हराना है, कैसे हराएंगे? और सब स्पीकर हारता है, ज़्यादातर स्पीकर झारखंड में हारता है, रविंद्रनाथ महतो जी क्यों नहीं हारेंगे? ये भाजपा ने ठान लिया था, लेकिन संभव नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि राखे होरी मारे के हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो वही हुआ। राम अल्लाह अगर जिसको रखेगा तो उसको कोई मारने वाला नहीं है, अगर जिसको हिम्मत देगा तो उसको हराने वाला कोई नहीं है। तो जो गंदी राजनीति के बारे में मैं संदेह जता रहा हूँ, जिस तरह की सूत्र के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने नाला विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छी रकम से खरीद लिया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वे अपने मत जो है कि जनताओं को भारतीय जनता पार्टी में दिलाने का काम करेंगे। उसी समय हम लोग ने एक चीज़ कैलकुलेट किया था कि वर्ष 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो मत प्राप्त हुआ था 21,394 मत प्राप्त हुआ था, और हमारी नज़र उसी पर थी कि क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 21,000, 20,000 या फिर 15,000 के आसपास रहती है, या फिर 10 से अगर नीचे जाती है, तो इसका मतलब बिल्कुल इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी वोट को भारतीय जनता पार्टी को बेच दिया है। तो जब 23 नवंबर को चुनाव रिज़ल्ट आया तो उसमें क्या निकला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मात्र 6,111 वोट में सिकुड़ कर रह गई। अब आप बताइए, इसमें क्या संदेह करना उचित होगा कि नहीं होगा? ऐसे में संदेह करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे में संदेह करना उचित होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहीं न कहीं अच्छी रकम लेकर भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने का काम किया। लेकिन मैंने उससे पहले एक दिन पहले लाइव में बताया था कि सीपीआई के कई कार्यकर्ताओं को जो है कि वो लोग अपने पाले में किया है, लेकिन इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जीत तो रविंद्रनाथ महतो की होने वाली है, क्योंकि मैं आज से नहीं घूम रहा था नाला विधानसभा। 1.5 साल से मैंने नाला विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया हूँ। नाला ही नहीं, संथाल परगना के कई विधानसभा क्षेत्र, शिकारीपाड़ा हो, दुमका हो, जामा हो, सारठ हो, देवघर हो, मधुपुर हो, जामताड़ा हो, मैंने
घूमने का काम किया था और लोगों से जानने का प्रयास भी किया था। और यही नहीं, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी मैं हर गांव गया और किसी से बात नहीं किया, सिर्फ लोगों के दिमाग और आँख को मैं पढ़ने का प्रयास किया। तो उसमें हमने यही पाया था कि रविंद्रनाथ महतो जीत रहे हैं, लेकिन 10,000 वोट से जीत रहे हैं, क्योंकि सीपीआई में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर ली है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा ऐसा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो राजनीति देखा गया उस पर ना बोलूं तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हम भी होंगे। तो अब आप अगर जोड़ेंगे 10,483 को और 15,283 को तो 25,766, यानी बिल्कुल मेरा अनुमान जो था वो लगभग सटीक था। लेकिन जब मैंने स्थिति को देखा, माहौल को देखा कि 16 नवंबर से भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनने लगा, मुझे संदेह होने लगा, यहाँ तक कि मुझे सूत्र के माध्यम से पता भी चलने लगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ताओं से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया, उसके विषय में बुरा भला तो पूर्ण रूप से नहीं कहा, लेकिन उनका तारीफ भी नहीं किया। जब हमें इस बात से लगता है कि ये लोग सब मिल करके जो है कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया अपने दिग्गज समर्थकों के साथ मिल करके ये प्लानिंग बनाया था, होगा ये शायद, कि हम लोगों को इस तरह का नाटक करना है। और आप देखेंगे कि कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया चुनाव के पहले रो रहे थे कि हमको वोट में जिताइए। तो क्या यह सब कहीं ना कहीं एक मतलब चक्रव्यूह रचने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया कर रहे थे? क्या इसको संदेह में देखा जा सकता है? तो यही गंदी राजनीति के बारे में मैं आपको बता रहा था कि क्या ऐसी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या स्पीकर को हराने के लिए गंदी राजनीति का भी प्रयोग करना पड़ता है? लेकिन सारी राजनीति नाला विधानसभा के साथ साथ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की फेल हो गई। रविंद्रनाथ महतो के पक्ष में सिर्फ एक दिन कल्पना मुर्मू सोरेन बागडेहरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आई थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मात्र 3 से 4 मिनट के लिए फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। तो देख सकते हैं कि कितने दिग्गज आए, लेकिन रविंद्रनाथ महतो को हरा नहीं सके। और हरा नहीं सके, इसके साथ साथ बढ़त भी मतलब उनको मिला, जबकि वो 3-4 हज़ार वोट से जीतते थे, 5,000 वोट से, इस बार 10,000 प्लस वोट से जीते। तो ये नाला विधानसभा के बारे में मैंने पूरी बातों को आप तमाम दर्शकों के सामने रखने का काम किया हूँ, क्योंकि मुझसे कोई भी सच बात रहा नहीं जाता है। भले ही आप मुझे गाली दे, कमेंट बॉक्स पर गंदी गंदी कमेंट करें, लेकिन आप मेरी बातों को दिल के गहराई से लेंगे, दिल की गहराई तक पहुंचाएंगे, तो फिर आप मेरी ही बातों पर अमल करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया था और शुरू में तो बुरा भला कहने लगा। मैंने कहा ठीक है भाई। जब मैं उनको बताने लगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की योजनाओं को, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो मेरा भक्त होने लगा। उन्होंने सभी बातों को स्वीकार किया और बताया कि हेमंत सोरेन की सभी योजनाएं सही है। तो इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत किया हूँ, गलत बातें बोला हूँ, तो उसको पहले एक बार चिंतन और मंथन दिल की गहराई से कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं, मैंने गलत खबरें बताने का काम किया हूँ, गलत बातें बताने का प्रयास किया हूँ, तो फिर मेरे प्रति आपकी जो भी राय रहेगी वो मुझे मानना ही पड़ेगा।
बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, निष्पक्ष कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।